हिंदी कक्षा में आप सभी का एक बार सादर स्वागत। हम लोग रीतिकाल अथवा श्रृंगार काल से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इससे संबंधित रीतिकाल की परिभाषा, रीति का तात्पर्य, रीतिकाल का नामकरण और आज हम लोग रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। जनरली साधारणतः किसी भी काल से संबंधित हो परिस्थितियाँ 4-5 प्रकार से होती है और वे होते हैं धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक। हाँ, पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे धार्मिक परिस्थितियाँ। तो जब ये आरंभ हुआ था रीतिकाल, तो रीतिकाल के आरंभ में वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी थी? जी, राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीति की दृष्टि से शाहजहाँ के शासन के उत्तरार्ध से लेकर बहादुर शाह द्वितीय के शासन के अंत तक का समय, शासन के अंत तक का समय रहा है। यह संपूर्ण काल राजनीतिक दृष्टि से अशांति का काल रहा है। अकबर तथा शाहजहाँ के काल में राजनीतिक तथा धार्मिक उदारता के कारण शांति तथा व्यवस्था बनी हुई थी। कला और साहित्य का यह उत्कर्ष काल था। शाहजहाँ के शासनकाल के अंतिम वर्षों में धार्मिक असहिष्णुता, वैमनस्य तथा घृणा के विषांकुर फूटने लगे थे। औरंगजेब के शासनकाल में यह स्थिति और तीव्र हो गई। मुगल शासकों की पक्षपातपूर्ण राजनीति और हिंदुओं के प्रति घृणा के कारण हिंदू राजा सचेत हुए। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल तथा महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी ने मुगल शासन के प्रति विद्रोह किया। औरंगजेब के समय तक हिंदू और मुसलमान दोनों ही आपसी फूट और भोग विलास में डूबे रहे। इस समय के अधिकांश कवि राज्याश्रित थे। यह कविता दरबारों में पल्लवित और पुष्पित हुई। सुरा और सुंदरी के इस युग में राजाओं के मनोरंजन के लिए कविता में श्रृंगार की रसधारा प्रवाहित हुई। इसका लाभ उठाकर विदेशी व्यापारी कंपनियों ने यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित करना आरंभ किया। फर्स्ट, राजनीतिक परिस्थितियाँ। इस समय के राजनीतिक परिस्थितियाँ बिल्कुल ठीक नहीं थी। जब तक अकबर और शाहजहाँ था तब तक अलग बात थी। उसके बाद हर एक राज्य में, राजा में और प्रजा में एक प्रकार की अशांति की भावना फैली हुई थी और राजाओं में शत्रुता और वैमनस्य और हिंदू राजाओं के प्रति घृणा की भावना अधिक हो गई थी। जब औरंगजेब गद्दी पर आसीन हुआ था, बैठा था, तो और भी ये जो भावना है अधिक स्पष्ट हो गई थी, वेरी क्लियर। इसलिए उस समय के जो हिंदू राजा है दे बिकम अवेयर और इसलिए यहाँ पर छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी, बुंदेलखंड के छत्रसाल और महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी। बुंदेलखंड में नथिंग बट आजकल का जो मध्य प्रदेश भोपाल है ना, जिसका कैपिटल भोपाल है, तो वहाँ के राजा थे छत्रसाल। उनके नाम से एक बहुत बढ़िया सा पुस्तक है, छत्रसाल दशक। आई थिंक इसके कवि भूषण होंगे, भूषण। बहुत ही
वीरोचित कवि है, वीरोचित ब्रेवरी पोएट्री लिखने वाले हैं कवि भूषण। सो छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी ने ये जो मुगल एम्परर्स है उनका खुलकर विरोध किया था, क्योंकि उनके मन में हिंदुओं के प्रति और हिंदू राजाओं के प्रति घृणा की भावना, ईर्ष्या की भावना बढ़ती गई है। इसलिए क्योंकि उनका डोमिनेशन ज़्यादा हो गया है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएं देना, भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्स उनके ऊपर डालना और भेदभाव बताना। मतलब अगर कोई मुसलमान है तो उनके लिए अलग से न्याय, और नॉन मुस्लिम है तो उनके लिए अलग से न्याय। मतलब जैसे कि ब्रिटिशर ने हमारे साथ किया था, और कोई ब्रिटिशर कुछ गलत काम करता था तो उनके लिए अलग से शिष्टाचार था, नियम थे, और हिंदुओं के लिए अलग। जबकि भगत सिंह ने वहाँ पर आवाज़ उठाई थी कि जैसे कि अंग्रेज़ जो कैदी है उनके लिए रहने के लिए अच्छा कमरा, पहनने के लिए अच्छे कैदी कपड़े, और रोज़ न्यूज़पेपर और पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो वहाँ के जेलर ने कहा था नो वे, जबकि वो भारतीय था। भारतीय जेलर ने ही कहा था कि वो संभव नहीं है, भले ही मैं जेलर हूँ लेकिन मेरे ऊपर मेरा एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरी सरकार है। सो दैट्स व्हाई। सो मतलब जैसे भगत सिंह के समय हुआ था, तो उस समय उससे पहले यहाँ पर जब औरंगजेब शासन कर रहा था तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थितियाँ थी। समझाने के लिए मैंने भगत सिंह का एग्जाम्पल दिया था, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। तो औरंगजेब के समय हिंदू और मुसलमान दोनों की जो आपसी फूट है वो सामने बिखर के आ गई थी, और उस समय दोनों राजा, चाहे वो हिंदू राजा हो या फिर मुगल बादशाह हो, तो सब लोग विलासिता में डूबे हुए थे। इट्स अ काइंड ऑफ लस्ट लाइफ, लश और लस्ट। तो लश लाइफ में विलासिता को, अय्याशी की ज़िंदगी में खाओ पियो ऐश करो, तो कुछ ऐसा ही स्थिति थी। मतलब ये जो समय था सुरा और सुंदरी का समय था। सुरा मतलब होता है मदिरा, समझ गए है ना। अब आगे नहीं कहूँगा क्योंकि कोई आपके साथ साथ कोई और वीडियो देख लेगा तो बुरा मानेंगे। जनरली हम लोग जूस कहते हैं, संतरे का जूस कहते हैं। अब हैदराबादी भाषा में अलग अलग प्रकार से उसके लिए संज्ञा है, नाम है, तो इट्स नॉट फेयर। तो सुरा और सुंदरी का युग था। सुरा मतलब होता है मदिरा, सुंदरी मतलब होती है नारी या कन्या। तो उनका ये युग था, और यहाँ पर दरबार में राज्याश्रित कवियों का बोलबाला था। मतलब यहाँ पर जो भी कवि थे राजा के आश्रय में रहने वाले थे, और ये जो दरबारी संस्कृति है उसका पूरा पूरा लाभ इन लोगों ने उठाया था, और राजाओं ने, बादशाहों ने इस संस्कृति को पुष्पित और पल्लवित किया था। मतलब दे एनकरेज दिस कल्चर, ओके। और इस युग में मनोरंजन के लिए कविता में श्रृंगार की रसधारा को प्रवाहित किया गया है। मतलब राजा जब पीता था और कविता सुनता था तो इसमें श्रृंगार को जब ऐड कर दिया तो मतलब और भी, जैसे कि चार चांद चार सितारे लगे हैं। कारण ये था कि यहाँ के जो भी रहने वाले कवि थे उसमें राजा का मन मोहने के लिए, उनको खुश करने के लिए अपने काम में श्रृंगार को जोड़ने का प्रयास किया था। श्रृंगार मतलब कन्या या नारी की सुंदरता का बखान करना। जैसे कि इससे पहले श्रृंगार के बारे में बहुत कुछ समझाया था, आई डोंट वांट टू रिपीट इट, लेकिन यहाँ पर नारी का नक्शिक वर्णन, मतलब केशों के बारे में, आँखों के बारे में, मूर्ति के बारे में, नाक के बारे में, ओष्ठ के बारे में, कान के बारे में, सो मतलब नारियों के अंग प्रत्यंगों के बारे में वर्णन करना आरंभ कर देता। इसी को ही श्रृंगार का वर्णन आप लोग कह सकते हैं, या फिर नक्शिक वर्णन भी कह सकते हैं। तो कवियों ने ये
काव्य में या फिर श्रृंगार की रसधारा को अधिक महत्ता या प्राथमिकता दी है और इसका लाभ उठाकर, क्योंकि देखिए कहना पड़ेगा कि एक राजा अगर अपने राज्य का ठीक से देखभाल नहीं कर पाता है या फिर राज्य की सुरक्षा करने में असफल हो जाता है तो अपने यहाँ पड़ोसी राज्य वाले हमारे देश के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएंगे। और आज मैं यह बात कहने में बिल्कुल संकोच व्यक्त नहीं करता हूँ। वंस अपॉन ए टाइम चाइना हमारा देश का बहुत बड़ा भूभाग को कब्जा कर लिया था और उस समय के जो प्रधानमंत्री है या उस समय के जो रक्षा मंत्री है, दोनों ने खुलेआम से ये बयान दिया था कि वो भूमि का टुकड़ा बंजर है, किसी काम का नहीं है, सिर्फ पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर ठीक से एक पौधा भी नहीं उग सकता है, उसको मतलब रखने से ना रखने से कोई भी फायदा नहीं है, लेट इट बी लीव, छोड़ दो कहकर कहा था। तो मतलब क्या बंजर भूमि है तो क्या वो हमारी माँ नहीं है? क्या बांझ है तो क्या वो नारी माँ कहलाने के काबिल नहीं है? क्या नहीं है? है ना? क्योंकि उसके भी मन में ममता होती है। अब आपको कोई बहुत ही जैसे कि आपकी कोई परिचित हो, रिश्तेदार हो या फिर अड़ोस पड़ोस की कोई स्त्री हो, माँ की तरह, माँ के रूप में आपको स्नेह, प्रेम, अफेक्शन देती है, आपसे बहुत लगाव रखते हैं, लेकिन वो आपकी माँ नहीं है तो आप उनका अनादर करेंगे, उनका तिरस्कार करेंगे? नहीं ना, वो तो माँ से बढ़कर ही है, कम तो नहीं ना। जिस माँ ने आपको 9 मास कोख में पेट में रखकर प्रसव वेदना सहकर आपको जन्म दिया है, उसको तो आपसे बहुत प्रेम होगा, लेकिन उसे क्यों हो रहा है? ये सब नहीं किया, फिर भी आपके प्रति प्रेम की भावना व्यक्त करती है, तो क्या वो माँ कहलाने के काबिल नहीं है? क्या है या नहीं? तो ठीक इसी प्रकार से भले ही वो पुष्पित पल्लवित नहीं है, वो भूमि का टुकड़ा, लेकिन है तो अपनी ना, वो भूमि का टुकड़ा है तो अपना है ना। तो यहाँ पर अगर राजा ठीक से नहीं होता है तो पड़ोसी राज्य अटैक करने के बारे में सोचता है या फिर इनडायरेक्टली लूटने का कोशिश करता है। जब राजा इस प्रकार से, चाहे वो हिंदू राजा हो या फिर मुसलमान बादशाह लोग हो, तो जब विलासिता में डूबे हुए थे तब उस समय विदेशी कंपनियां हमारे भारत में आ गई है, अपना पाँव जैसे अंगद का पाँव होता है इस तरह कब्जा करने के लिए आ गए थे। मे बी इट कुड बी द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हर कोई जानता है। एक समय था कि एक ही कंपनी हुआ करता था भारत को लूटने के लिए। आज आपको जानकारी आश्चर्य होता होगा, लगभग 4000 से ज़्यादा 4000 प्लस कंपनीज और रॉबरी भारत। आपको जानकर आश्चर्य होता होगा कि 15 जून के बाद इंडिया का नाम लेना निषेध, प्रोहिबिट कर दिया गया है। हर जगह पर भारत का शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कहकर मैंने सुना है, बट एट प्रेजेंट आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एविडेंस टू शो यू। ओके, सुना है मैंने कि 14 जून के बाद भारत शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, ना कि इंडिया। चाहे तो आप एक बार गूगल में सर्च कीजिए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, तो प्लीज़ मैं अपने शब्दों को वापस ले लूँगा। फिर मैं, वैसे भी आप लोग कहते होंगे, लेकिन मेरे लिए तो तब भी भारत था, अभी भी भारत है, आने वाले कल में भी रहेगा, क्योंकि मेरा भारत। यहाँ पर राजनीतिक परिस्थितियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं थी। हर कोई दूसरे राज्य को हड़पने की कोशिश में लगा हुआ था, वो राजनीतिक परिस्थितियाँ। अब नेक्स्ट है सामाजिक। राज्य में राजाओं में जो स्थितियाँ हैं उसके बारे में हमने डिस्कस की है। अब आते हैं सामाजिक परिस्थितियों की ओर। सामाजिक परिस्थितियों में यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा होती है। तो इस उक्ति का इस काल पर पूर्णतया चरितार्थ होती है। इस युग को विलास प्रधान युग कहा जा सकता है।
मुगल वंश के ऐश्वर्य और वैभव तथा विलासिता की प्रधानता का प्रभाव जन सामान्य पर भी पड़ा। अभिजात की संस्कृति के नाम पर नैतिकता का पतन हुआ। नारी को केवल मनोरंजन और विलास की सामग्री समझा गया। मद्यपान तथा जूद क्रीड़ा उनके जीवन के अंग बन गए थे। पद्माकर की निम्न पंक्तियां इसके संबंध में दृष्टव्य है। तांत्रिक डाला है, विनोद के रसाला है, सुबाला है, दुसाला है, विशाला चित्रशाला है। नहीं, चित्रशाला है, शाला नहीं, यहाँ पर शाला लिखा हुआ है, एक्चुअली शाला है। कहने का सीधा अर्थ है कि जैसे राजा होता है वैसे प्रजा होता है। अब ये राजा प्रजा छोड़ो ना, घर के बड़े हैं। अगर मेरे घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो रोज़ पी के आएंगे तो उनको देखूंगा, फिर एक दिन मैं भी पी के आऊँगा। क्यों? क्योंकि जैसे घर के बड़े हैं बच्चे भी उनको फॉलो करते हैं। इज इट? एग्जाम्पल थोड़ा ऑड है, लेकिन अब राजा महाराजा किस बादशाह के पास मैं आपको ले जाऊँ, उसके कटघरे में कचहरे में न्याय दिलवाने के, तो बेटर यह होगा कि आप लोग इतना सोच लीजिए कि जैसे घर के बड़े होते हैं बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। ठीक इसी प्रकार उस ज़माने में राजा विलासितापूर्ण जीवन को अपना रहा था तो प्रजा भी ऐसी हो गई थी, क्योंकि उस ज़माने में केवल श्रृंगार, मद्यपान और जूद क्रीड़ा मालूम है? महाभारत सीरियल देखे ना, उस सीरियल में एक पात्र है मामा जी, शबरी मामा, तो हमेशा वो अपने हाथ में रखते थे पासे। वो कभी भी उन पासों को अलग नहीं करते थे, हमेशा अपने पास। पता है वो क्या है? उनके पिताजी के हड्डियों से बनाए गए पासे थे वो। अब उसके पीछे बहुत बड़ी कथा है, उस कथा में डूब जाऊंगा ना तो अपनी कथा आउट हो जाएगी। हाँ, सीधा विंडो से बाहर। तो जूद क्रीड़ा मतलब हाँ वो होता है जो फांसे पीटते हैं। पता नहीं आप लोग जूद क्रीड़ा को किस शब्द से उच्चारित करते हैं? 64 भी कहते हैं, 64 ठीक है। सो ऐसा होता है। ये जो है ये घर है और यहाँ पर वो सब वर्डेड सेल्स होते हैं, तो एक एक कमरे से होते हुए हमको आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो वो है वो जूद क्रीड़ा का सिंबल में मैं कोई प्लस या फिर क्रॉस सिंबल नहीं बता रहा हूँ। वो जूद क्रीड़ा का जो नक्शा है वो ऐसा होता है। ओके, निकाल दो। वरना लोग कहेंगे कि मैं किसी धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। नहीं बाबा, नहीं, मैं अपना कोई पब्लिसिटी नहीं कर पाता हूँ तो धर्म का क्या प्रचार कर पाऊँगा? नहीं, मेरा तो धर्म यही है कि जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो नहीं। नो, मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा दो, घूसखोरी को बढ़ावा दो, नो वे। सो यहाँ पर जो जैसा राजा था वैसा ही प्रजा थे। तो राजा उस मस्त जिंदगी का आनंद ले रहा था, एक अय्याशीपूर्ण जीवन का, तो प्रजा भी ऐसी हो गई थी। और उस समय हमारी जो नैतिकता है, हमारी जो मोरालिटीज है, मोरल वैल्यूज है, उन सबका वैनिश, पतन हो गया है, ऑलमोस्ट नहीं है। क्योंकि मनुष्य में कुछ भावनाएं ऐसी होती है जो बाय बर्थ संस्कारित किए जाते हैं। वो कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, बट ही नो टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स। पढ़ा लिखा नहीं है, नेशनल स्कूल नहीं गया तो उसको किसने बताया है? हर किसी को घर परिवार से कुछ न कुछ संस्कार मिलते हैं, वही हमारे मोरल वैल्यूज में आते हैं। गॉट इट? तो जो मोरल वैल्यूज है उसका पतन, विनाश हो गया है। क्योंकि जब मनुष्य ऐसे आदतों का पालन करता है तो वो सब कुछ भूल जाता है।
और उस समय नारी एक मनोरंजन की वस्तु है, क्योंकि नारी जो है मदिरा उनको डालती थी पीने के लिए और उनका दिल बहलाने के लिए नृत्य गीत करती थी, तो इसलिए वो एक सामग्री, एक वस्तु बन गई थी। और जन सामान्य में अंधविश्वास, ज्योतिषों की वाणी, शकुन शास्त्र आदि पर विश्वास बढ़ रहा था। समाज में बाल विवाह जोरों पर और बहुविवाह की प्रथाएं खूब चल रही थी। श्रमिक वर्ग और अत्याचार से पीड़ित था। तो जन सामान्य में, साधारण लोगों में अंधविश्वास बढ़ते गए थे, सुपरस्टिशंस। हमारे ज़माने में, आज के ज़माने में नहीं, आज के ज़माने में भी अगर बिल्ली हमारा रास्ता काटता है तो हम लोग सोचते हैं कि आगे बढ़ूं या फिर वापस जाऊं। बहुत से लोग हैं, हम लोग जैसे कि फर्स्ट ईयर में लेसन पढ़े थे, याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा। प्रायश्चित, कबरी बिल्ली, रामू की बहू, खीर जिसमें घी में उठाए गए ड्राई फ्रूट्स डाले गए थे, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, पता नहीं क्या क्या, बेचारी वो रामू की छोटी सी बहू, मतलब पत्नी, 14 वर्ष की कन्या खाती है ना। तो बिल्ली रास्ता काटती है तो भी हम लोग आजकल यही सोचते हैं कि आगे बढ़े फिर वापस जाए, क्योंकि अंधविश्वास ये आज के ज़माने की नहीं है, ये बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बिल्ली का बात मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और ज्योतिषियों की, ज्योतिष्य, मैं अपना ज्योतिष देख रहा हूँ, शायद आज का मेरा, क्या कहते हैं उसको, आज का मेरा राशि फल कैसा है। लोग हाथ के हथेलियों को देखकर बहुत कुछ कहते हैं, किस्मत के बारे में, भविष्य के बारे में बताते हैं, लेकिन जिनके हाथ नहीं होते ना, तो उनका भी भविष्य होता है। इससे आगे नहीं कहना चाहूँगा। सो ज्योतिषियों की वाणी, शकुनी शास्त्र कौन सा आ जाए, जैसे कि अभी मैंने कहा ना, बिल्ली का रास्ता काटना, कोई विधवा स्त्री का सामने आ जाना, या फिर कुछ और कोई घटना घट जाती है तो वो शकुन है या अपशकुन है, अच्छा है या बुरा है, इट्स ए गुड साइन और ए बैड साइन, तो वह है शकुन शास्त्र। तो इनके ऊपर विश्वास बढ़ने लगा था। समाज में बाल विवाह और बहुविवाह जोरों पर थे। बाल विवाह मतलब बचपन में शादी कर लेना, 4 साल में, 5 साल में माता पिता शादी करवाते थे। हमारे पास तो इतने विद्वान थे कि पूछो मत। अब 2 दोस्त है, 2 मित्र है, दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, दोनों भी ओके। तो दोनों अच्छे मित्र है। अब एक मित्र कहता है दूसरे मित्र से कि मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए रहे। तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि अगर तेरे यहाँ बेटी हुई तो मेरी बहू है, और मेरी यहाँ बेटी हुई तो तेरी बहू है। अब दोनों जगह पर बेटी होती है, क्या होता है मुझसे मत पूछिए, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। लेकिन पैदा होने से पहले भी एग्रीमेंट हमारे देश में हुए थे। बच्चों को पता भी नहीं है कि हमारे माँ बाप ने कुछ ऐसा मिस्ट्री पहले से ही, पैदा होने से पहले से ही बना के छोड़ दिया गया है। और ऊपर से वसीयत भी लिखते थे कि अगर ये शादी करेंगे तो ही आपको ये पूरा ज़मीन जायदाद मिलेगा, नहीं तो ठेंगा नो लाइफ में ठेंगा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे हमारे देश में घटनाएं घटी हैं। तो बाल विवाह मतलब छोटे विवाह में शादी ब्याह करवाते थे, वह बाल विवाह, यू नो वेरी वेल अबाउट बालिका वधू। और इसके साथ साथ बहुविवाह भी जोरों पर थे, मतलब एक पुरुष 3-4 नारियों के साथ शादी करता था, बम्पर ऑफर था उस जमाने में। हाँ, अब उसको क्या बोल, एक शादी करना ही बहुत बड़ी बात है, बहुविवाह भी। सो बहुविवाह उस जमाने में जोरों पर था। वो उस समय का एक प्रथा था। प्रथा मतलब इट्स ए काइंड ऑफ प्रवृत्ति, ट्रेंड था। मतलब मैक्सिमम सोसाइटी में एक शादी करने वाले बहुत कम थे, बहुविवाह करने वाले ज़्यादा थे। और स्पेशली राजा लोग तो बहुत
कॉमन बात थी, क्योंकि एक राजा की एक ही स्त्री, एक ही पत्नी, एक ही रानी नहीं होती थी, रानियां होती थी। और इसके साथ साथ समाज में श्रमिक वर्ग और शोषक और शोषित, ये शोषक शोषित छोड़िए इसको। एक बात कहूँगा, जो श्रमिक होता था, जो मजदूर करता था, उसके ऊपर अत्याचार होता था। मेरे घर में नौकरानी है, मान लीजिए, ओके, मेरे घर में नौकरानी है बेचारा का, अब वो काम करती है तो प्रति महीने मुझे उसको 5,000 देना है, कुछ ऐसी बात हुई। सो शी यूज्ड टू कम मॉर्निंग और शाम तक रहती है, घर के सारे काम करती है और शाम को 4-5 बजे चली जाती है। ओके, तो 5,000 रुपये का उनको वेतन देने की बात हुई है, लेकिन महीना होने के बाद उनको देना चाहिए। फर्स्ट हो गया है तो फर्स्ट के दिन उनको तनख्वाह देना है, नहीं तो सेकंड को, सेकंड हो गया है, थर्ड हो गया है, फोर्थ हो गया है। जब वो 5 साल पूछती है कि साहब पैसे दीजिए, मुझे पैसों की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, तो मैं कहूँगा कि अरे आज तो पैसे दीजिए, जो नहीं है बैंक में है, कल दे दूँगा। 6 तारीख को जब उनको पूछती है तो कहती है अरे ATM और बैंक बंद है, फिर 7 तारीख को जैसे हम लोग कहते हैं तो वो कहते हैं आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन कोई पैसा देता है, और रेट के दिन आते हैं तो आज बैंक बंद है, सेकंड संडे छुट्टी, फिर संडे, फिर मंडे। ये है शोषण, ये है अत्याचार। अब इसको आप लोग कैसा अत्याचार समझते हैं मुझे नहीं पता, अभी इमोशनल अत्याचार है या कोई और नाम देना चाहेंगे, आपकी इच्छा, लेकिन अत्याचार तो होता था। जब देना ही है तो दे दीजिए ना, क्यों उनको घुमाते हैं? पैसे नहीं है तो अलग बात है, लेकिन पैसे रहकर भी नहीं देते हैं ना, ऐसा था, श्रमिकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। तो ये है सामाजिक परिस्थितियाँ। और नेक्स्ट है धार्मिक। धार्मिक परिस्थितियों में उस समय बिल्कुल अच्छा वातावरण नहीं था। धार्मिक परिस्थितियों में उस समय मंदिरों में ऐश्वर्य और विलास की लीला होने लगी। राधा और कृष्ण के सात्विकतापूर्ण मधुर भक्ति में सूक्ष्मता के स्थान पर स्थूल ऐन्द्रियता तथा पवित्रता के स्थान पर लोलुपता और कामुकता की भावनाएं आ गई। कृष्ण भक्ति कवियों के आराध्य राधा कृष्ण रीतिकालीन कवियों के काव्य के लौकिक नायक तथा नायिका बने। तो रीतिकालीन समय संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से पतन का युग था। न सभ्यता थी न संस्कृति थी, केवल पतन ही पतन हो रहा था। और यहाँ पर मंदिरों में जो है ना ऐश्वर्य और विलासता पूर्ण, क्योंकि वहाँ पर नाच गाना कैब्रेशन हो गया है। और हिंदुओं के जो प्रधान जिनको इष्ट देव के रूप में मानते हैं, कृष्ण भगवान जो अवतार पुरुष है, राधा और कृष्ण को जो है ना काम वासना में जुड़ी हुई एक नारी और पुरुष के रूप में बतलाने की, या फिर उनकी जो गरिमा है, उनकी जो वैल्यू है, पूरा उसका पतन करने के लिए भी लोग पीछे नहीं हटे थे। और धर्म का नैतिकता के साथ संबंध विच्छिन्न हो गया। पुजारी और मुल्ला जनता के अंधविश्वास का अनुचित लाभ उठाने लगे और धर्म स्थान पापाचार के केंद्र बन गए, क्योंकि जो भी मंदिर मस्जिद होता था उसमें पुण्य कम, पाप या काम वासना या फिर मुँह काला करना शुरू कर दिया। साहित्यिक परिस्थिति। रीतिकाल के अधिकांश कवि राजाश्रित थे, अतः इन्होंने राजाओं का गुणगान किया है। यह काव्य दरबारी संस्कृति का परिचायक काव्य है। और इसमें यहाँ पर राजा का जो है ना पूरा जो है उनका प्रशंसा, उनकी महिमा का गुणगान करने लगे हैं। और कवि लोगों ने अपना पांडित्य का प्रदर्शन करने लगे हैं। और कहना चाहिए कि नायिकाओं का नक्शिक वर्णन करने में कवि लोग किसी भी प्रकार से नहीं चूके हैं। और
यह भी कहने की आवश्यकता है कि कवियों ने संस्कृत के सप्तशती ग्रंथों के समान सतसई काव्य लिखे हैं, जैसे कि रहीम सतसई और बिहारी सतसई। और रीति काल में सतसई परंपरा का बहुत महत्व रहा है और इस काल में काव्य की श्रृंगार का आद्योपांत वर्णन किया गया है। और यहाँ पर छत्रसाल तथा छत्रपति शिवाजी की वीरता के गान अपने काव्य में भूषण ने किया है। और मुसलमान शासक होने के कारण दरबारी भाषा इस समय फारसी रही है। यह है रीतिकाल की परिस्थितियाँ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में रीतिकाल के विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे।